ओम दे रखा है। जैसा कि इस प्रश्न के अनुसार क्या पूछा गया है कि x तथा y के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। x और y आपको गौर से देखिए कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगे हुए दो, इस पूरे इस सर्किट के एक उसकी भुजा पे लगा हुआ है x और y। हो सकता है ये जो y है वो कंडीशन बदल दे, यहाँ लगा दे। जैसे ही वो यहाँ लगाएगा तो ये एक ये वर्ग हो गया नीचे की तरफ, देखिए इस वर्ग के विकिरण पे चला गया, राइट। देन अगर इस y की कंडीशन अगर अपन यहाँ इस जगह लेकर आ जाए, इस y को यहाँ पर लेकर आ जाए, तो वो चला जाएगा किसके ऊपर चला जाएगा, इस पूरे जो आपको क्यूब दिख रहा है इस क्यूब के मतलब घन के विकिरण पर चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन 3 टाइप से हो सकता है और कई ऑप्शन भी नहीं है, या तो यहाँ लगा हुआ मिलेगा, यहाँ लगा हुआ मिलेगा, यहाँ लगा हुआ मिलेगा। तो या तो भुजा पर देखने को मिलेगा, या वर्ग के विकिरण पर, या घन के विकिरण पर। तो आप में यहाँ पर अपने पास भुजा पे लगा हुआ है। देखिए इसको कितना आसानी से याद करते हैं। आपको एक नंबर याद रखना है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 नहीं लिखना है। इसमें टोटल रेजिस्टेंस 12 होते हैं तो आप 12 लिखें। देखिए फिर इसको डिवाइड कर दें आपस में, ठीक है। और जाहिर सी बात है इन सब की वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी, तो आप यहाँ पर वैल्यू क्या रखें, R और R रख दें। अब मुझे ये बताइए इस पूरे क्यूब में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है, भुजाएं हैं। तो भुजा सबसे ज़्यादा है, तो भुजा का आंसर देखो ये भुजा पर लगा हुआ है, तो सही इसमें आपसे पूछे घन की भुजा, तो आंसर कितना हो गया, 7/12 हो गया। अगर आपसे पूछे कि ये y यहाँ लग गया तो इस वर्ग के विकिरण आ गया, हो सकता है ये इसके विकिरण पे हो सकता है इसके विकिरण पे हो, इसके विकिरण पे हो। अगर ये y यहाँ पर लगा दिया तो ये वर्ग के विकिरण पे चला गया, तब आपको आंसर क्या लिखना है, इसमें से जो 3/4 R इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। और फिर लास्ट में अगर इस y को अपन उठा के यहाँ पे इस जगह पर लगा दें जो कि इस घन के क्यूब के वर्ग पे चला गया, तो इसका सही आंसर इसमें से कौन सा होगा, 5/R होगा। तो एक सीरियल से याद रखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 12, तो अपने तीनों आंसर क्लियर हो जाएगा। और प्रश्न ने पूछा है x और y बताइए, मतलब भुजा पर आ गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7/12 हो जाएगा, राइट। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लो आपके सामने है दूसरा प्रश्न और देखते हैं इसमें सही आंसर कहाँ होगा। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। संचार व्यवस्था में उपयोग में आने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। वैसे संचार व्यवस्था में विद्युत चुंबकीय तरंग ही काम में लेते हैं। ऑप्शन आपके पास है रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, एक्स तरंग और अल्फा और बीटा तरंगे। तो सही आंसर का चयन करने के लिए थोड़ा सा इसमें विशेष ध्यान रखना है कि संचार व्यवस्था में जो विद्युत चुंबकीय तरंग काम आती है वो मोस्ट ऑफली रेडियो तरंगे काम आती है। अगर उसके बाद में अगर नंबर 2 की जो अगर प्रोबेबिलिटी रखती है तो वो है सूक्ष्म तरंग। कौन सी तरंग होती है, सूक्ष्म तरंग, जिसको माइक्रो तरंग भी अपन कह सकते हैं। तो इसको अपन माइक्रो तरंग भी कह सकते हैं, कई बार ये दिया हुआ आता है माइक्रो तरंग के रूप में, तो इसको माइक्रो तरंग भी कहते हैं। तो रेडियो भी आंसर है, सूक्ष्म भी है, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये मेडिकल साइंस में काम आता है, तो अपन को ये इसकी जरूरत नहीं है। तो इन दोनों ही अपना आंसर है, लेकिन बात यहाँ पर एक ही आंसर देना है, दोनों तो दे नहीं सकते। तो अपना ज़्यादा बेस्ट जो आंसर होता है वो UHF VHF में बटा हुआ होता है, और वो होता है कौन सा, रेडियो तरंग। तो अपना सही आंसर कौन सा होगा, रेडियो तरंग होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर ऑप्शन में रेडियो तरंग नहीं होता तो अपना सही आंसर होता सूक्ष्म तरंग। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन पेपर फर्स्ट का तीसरा प्रश्न आपके सामने है। दिए गए तार्किक द्वार, जिसको लॉजिक गेट कहा जाता है, का सही बूलियन व्यंजक को चयन करना है आपको। आपके सामने एक सर्किट के तौर पर एक यानी सिंबल के तौर पर ये गेट दिया हुआ है, उसको पहचानना है और y का क्या सही आंसर आएगा वो इसमें से चयन करना है। तो देखिए आप चयन करोगे तो सबसे पहले इस गेट को पहचानिए। तो ये गेट पहचानोगे तो एंड और आगे की तरफ नॉट, मतलब नैंड गेट लगा हुआ है। कौन सा गेट लगा हुआ है, नैंड गेट। तो इसकी जब आप पहचान करोगे तो यहाँ पर गेट कौन सा हो गया, नैंड गेट हो गया, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट देगा y वो क्या देगा, पहले तो ये a डॉट b करेगा, एंड गेट का कार्य करेगा। देन ये चीज इस पर इसको इनवर्सली चेंज कर देगा, मतलब अपनी भाषा में बोले तो बार लगा देगा। ये इसका सही आंसर होगा। देखिए कहाँ है a डॉट b, लेकिन ऊपर बार नहीं है, कैंसिल, ये गलत है,
ठीक है, ये देखिए प्लस आ गया, ये देखिए प्लस आ गया, डॉट, लेकिन इसमें बात नहीं है, चारों ही नहीं है ऑप्शन। तो ये एग्जाम के लिहाज से बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसमें एक प्रमेय का यूज किया गया है। वो प्रमेय देखिए कौन सी है, द मॉर्गन प्रमेय, द मॉर्गन प्रमेय। इस मॉर्गन प्रमेय का मतलब क्या कहता है, देखिए ए डॉट बी, देखो इसकी शर्त यह है कि ऊपर बार होना चाहिए और ये एंड गेट भी हो सकता है। सेकंड देखिए ये प्लस के तौर पे भी हो सकता है। तो द मॉर्गन प्रमेय क्या कहती है, अगर आप इसका बार डिवाइड करोगे, जैसे मैंने क्या दिया कि ये बार अपने डिवाइड कर दिया, इनका बार अलग अलग हो गया, ऐसे इनका बार अलग अलग कर दो, ए प्लस इनका बार अलग अलग कर दिया, ठीक है, बार आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये डॉट प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और पॉजिटिव प्रोडक्ट डॉट में चेंज हो जाएगा, तभी ये प्रमेय काम करेगी। तो इस प्रमेय की शर्त है बार होना चाहिए, डॉट हो जाता है पॉजिटिव और पॉजिटिव हो जाता है डॉट। अब अपने इसको ओपन करें तो बताइए क्या होगा, इसके बार अलग अलग कर दो, यहाँ बार अलग अलग कर दिया, डॉट किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो सही आंसर कौन सा हुआ, सी ऑप्शन हुआ। देखा कितना आसान प्रश्न था, लेकिन एक प्रमेय के तौर की वजह से गलत हो सकता था। तो नेवी और एयरफोर्स में इसी टाइप के थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। देखिए दिए गए धारावाही चालक तार में बिंदु P व Q पर, बिंदु एक P है और Q है, ये आपको दिया हुआ है। बिंदु P व Q पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, एक ये होती है लंबवत अंदर की ओर और डॉट होता है बाहर की ओर, कि चिन्ह का सही विकल्प चुनना है। P और Q अपन को दिया हुआ है और सही विकल्प बताना है कि कहाँ क्रॉस आएगा, कहाँ पर डॉट आएगा। तो देखिए इसको आसानी से याद करने का मैं एक तरीका बताता हूँ। आप इतना समय नहीं होता है एग्जाम में, तो हर तार का एक सॉल्यूशन बताता हूँ। ये वायर बना लें आप, सामने देखें प्लस और एक माइनस। हालांकि ये सर्किट गलत है क्योंकि बिना रेजिस्टेंस के प्लस को माइनस से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन फिलहाल आप उसको मत देखना, आप अपनी जो आंसर बताऊं उसको समझना। देखिए दिख रहा नहीं दिख रहा, इस हिसाब से अगर आपको क्या करना है, एक छोटा सा हिंट याद रखना है कि वैसे तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ से निकलता है ये प्रश्न। आप देखिए कैसे याद रखोगे, इसको अंगूठे के हिसाब से पकड़िए, अंगूठा मतलब धारा की दिशा में होना चाहिए, उस हिसाब से पकड़िए। ऐसे पकड़ के जाएगा तो ये देखो अंगुलियां अंदर जा रही है और ये अंगुलियां घूम के कहाँ आएगी, बाहर आएगी। जैसे ही बाहर आएगी तो बाहर के वाला कौन सा होता है, डॉट। तो ऊपर तो बनेगा डॉट, ये गया अंदर, इधर बनेगा क्रॉस। तो ये क्यू पर तो बनेगा क्या, क्रॉस आएगा, इस पे क्या बनेगा, क्रॉस का चिन्ह आएगा, इधर क्या आएगा, डॉट आएगा। तो सही आंसर क्या आएगा, डॉट और क्रॉस। क्या आएगा, डॉट और क्रॉस। लेकिन ये तो एक वायर का आंसर हुआ, मैं आपको इधर वाले वायर से भी बता देता हूँ और फिर आपको हाथ के नियम से मैं परमानेंट ही हटा देता हूँ, इसको याद रखिएगा। देखिए आप क्या करो, बस इधर क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये अंदर की चीज है, अंदर क्रॉस कर दो, बाहर है डॉट कर दो। ये लीजिए धारा देगी, धारा तो प्लस से माइनस मैंने एक ड्रॉ कर दिया, जो कि एक सर्किट के तौर पे समझना। बाकी देखिए इसमें अंदर क्रॉस लगाया, बाहर क्या लगाया मैंने, आसानी से डॉट लगाया। अब एक सेकंड में देखिए इसमें कौन सा तार दिया मैंने, ये वाला तार दिया, तो ऊपर क्या है डॉट, अंदर क्या है क्रॉस। सही आंसर ये हो गया। अगर तार ऐसा आता तो आंसर ये, तार ऐसा आता जिसमें तारा नीचे होती तो आंसर, तार ऐसा होता तो ये होता। राइट, आसानी से अपन किसी भी तार के लिए कर सकते हैं, ये भी और इनमें से भी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की और। चलो पेपर शीट का क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। देखिए मोबाइल फ़ोन के कैमरे में, मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है वो, या किसी भी फ़ोन का कैमरा या कोई भी नॉर्मल कैमरा जो भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन के कैमरे से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है वो आपको बतानी है। आभासी होती है, वास्तविक होती है, आभासी वास्तविक होती है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो सही आंसर का चयन करना है, तो मैं आप गेस कर सकते हैं, बाकी मैं बताता हूँ आपको सही आंसर क्या होता है। एक्चुअल में जब अपन मोबाइल के अंदर सामने फोटो खींचते हैं, तो जब फोटो खींचते हैं तो सामने जब फोटो में हलचल होती है, जब तक अपने फोटो को क्लिक नहीं किया,
वो फोटो जो अपन को दिखाई दे रही है वो पूरी तरह से आभासी होती है। पूरी तरह से कैसी होती है? आभासी होती है। जैसे आपने क्लिक किया फोटो कैमरे में स्टोर हो गई, या अगर नॉर्मल कैमरा है तो कागज के तौर पे बाहर आ जाएगा, देन वो प्रिंट हो गया, वो वास्तविक है। इस प्रकार कैमरा जो होता है वो जब तक उसको क्लिक नहीं करते हैं तब तक वो आभासी है, क्लिक करने के बाद वो वास्तविक बनाता है। इस प्रकार से सही प्रतिबिंब बनाता है, वो आभासी और वास्तविक दोनों होता है। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। अपने हाथ में मोबाइल होता है और अपन को पता ही नहीं होता कि वो कैसा होता है, क्योंकि ज़्यादातर उत्तल और अवतल के पीछे रहते हैं। उनको भी नॉलेज होना चाहिए, लेकिन एक जनरल पर्सन जो आपसे पूछ सकता है तो ध्यान रखिए आभासी और वास्तविक इसका सही आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए। पेरिस्कोप निम्न में से किसके उपयोग की सहायता से तैयार किया जाता है या बनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और एक लेंस दिया है। 3 दर्पण है और एक अवतल लेंस दिया है। देखिए सबसे पहले यूज क्या होता है वो चीज देखते हैं कि पेरिस्कोप क्या चीज है। पेरिस्कोप ये होता है कि अपने आप को छिपाकर, एक प्रकाश की उपकरण है, अपने आप को छिपाकर चारों तरफ देख सकते हैं, वो पेरिस्कोप होता है। जैसे आप पनडुब्बी के रास्ते आ रहे हैं, पानी के अंदर पनडुब्बी होती है, उसमें आ रहे हैं तो पानी के अंदर एक बाहर के नज़ारे को देखना, ठीक है। युद्ध के लिए जो होता है या जो टेरिस्ट वगैरह आते हैं वो इसको कई प्रकार यूज भी करते हैं पनडुब्बी में, या नॉर्मल भी इसको यूज किया जाता है। तो ज़्यादातर उसको गलत मतलब पानी के अंदर रहकर पनडुब्बी के रास्ते जो क्रिएटिविटी होती है तो उसमें इसको काम में लिया जाता है। तो पानी के अंदर रहकर बाहर की इन चीज़ों को देखने के लिए इसको काम में लिया जाता है, पेरिस्कोप होता है। उसमें सही मायने में जो काम किया था एक दर्पण काम होता है, वो होता है आपका समतल दर्पण। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक नई चीज़ है आप लोगों के लिए। सही आंसर क्या होगा? समतल दर्पण। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न शीट पहले का 7वां प्रश्न आपके सामने है। एक तो देखिए इसको, एक ड्यूटेरियम की बंधन ऊर्जा 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो AMU में इसकी द्रव्यमान स्थिति क्या होगी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आने वाले एग्जाम के लिए इसको आप इंपॉर्टेंट की सीरीज में रख सकते हैं। देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं और आपके आंसर ऑप्शन में सिमिलर देखिए कितना बारीकी से अंतर है, इनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, माइनस प्लस का है और पॉइंटों में भी आंसर लगभग सेम है। तो देखिए इसको कितना आसानी से करते हैं। सॉल्यूशन जब इसका निकालोगे आप तो क्या कहता है, आइंस्टीन थ्योरी पे जाना है। जो आइंस्टीन थ्योरी कहती है, जो कि एनर्जी और मास में संबंध बताती है, E बराबर क्या होता है? डेल एम सी स्क्वायर। डेल एम क्या होता है? सी स्क्वायर। इसको बंधन के रूप में दिया अगला, तो ये बाउंडिंग एनर्जी हो जाएगी, और एम हो गया जो कि AMU के रूप में होगा, ठीक है। इस ये यहाँ पर इसको C की वैल्यू रखिए जूल, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपन आसानी से इसको बदल सकते हैं। तो मैं देखिए इसको EB को एक बार वहीं रखता हूँ, डेल एम अपनी जगह रखता हूँ, और ये जो वैल्यू है इसकी जगह जब इस वैल्यू को सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है, तो कैसे होता है कि ये जो मास होता है वो AMU में होता है। तो इसको अपन गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, जो कि इसको कन्वर्ट किया गया है। क्योंकि इधर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होता है 1 AMU इंटू सी स्क्वायर, इसी को कहते हैं अपन 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई। अब EB की वैल्यू जो अपन को पर्सन ने गिवन है कितना? 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये अपन को डेल एम जो कि मेजरमेंट करना है, और ये आंसर आपके सामने 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल एम होगा, तो इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू तो इससे मेगा तो कट गया, तो अपन को तो डेल एम चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 2.23 में किसका भाग दे देंगे? 931.5। अब देखिए थोड़ा क्रिटिकल वैल्यू आ गई, तो मेरा ध्यान रखिए एग्जाम में इन चीज़ों में उलझना नहीं है, थोड़ा सा नेचुरली सोचें, ऑप्शन को थोड़ा सा हेल्प लें और आसानी से करने की कोशिश करें। देखिए कैसे, ये 2.23 जो वैल्यू दिख रही है इसको अप्रोक्सीमेट आप 2 मान सकते हैं, और 931.5 लगभग 1000 के आसपास जा सकते हैं। तो देखिए 1000 के आसपास मैंने इस वैल्यू को मान लिया। जब इसमें मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा 0.00 और 2 आएगा, जो कि प्लस में आएगा, 0.002 आएगा। मैं ऑप्शन में जाता हूं तो मेरे पास यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन 4 नहीं आ रहा, लेकिन 4 अपन कंसिडर कर सकते हैं। तो अपना सही आंसर कौन सा होगा इसमें?
डी आंसर होगा। बाकी दो तो नेगेटिव हो गया, तो वैसे ही कट गया, आपने नेगेटिव आंसर आया था, नहीं ये पॉजिटिव आ रहा है, ये आंसर हो नहीं सकता, तो सही आंसर कौन सा होगा? डी। तो कुछ ही सेकंड में इस प्रश्न को अपने कंप्लीट कर लिया, तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न पेपर फर्स्ट का 8वां प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है धूप के चश्मे की दक्षता कितनी होती है। यहाँ दक्षता का मतलब उसकी पावर से है, तो वो कितना होता है। धूप के चश्मे आपने देखा होगा, धूप के चश्मे होते हैं वो नेचुरल यूज किए जाते हैं, जिसके आंख में कोई प्रॉब्लम है वो कभी नहीं लगाता, जैसे मैं नहीं लगाता। तो धूप के चश्मे जो नज़र के लिए काम में नहीं होता, वो उनका कोई वो विशेष डायप्टर नहीं होता, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वो नज़र के लिए नहीं होता, तो इस ट्रिक से याद रखोगे तो एक नॉर्मल होता है, तो इनको कोई इसके कोई क्लियरिटी नहीं होती है, मतलब इस कोई निकटदर्शी दूरदर्शी दोषों के लिए इनको काम में नहीं लिया जाता है, केवल एक अपने धूप के लिए पोलराइट के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो इनका कोई जो पावर होता है वो लगभग 0 के इक्वल होता है, तो इसको सही आंसर क्या देंगे अपन? 0 मानेंगे, मतलब ए ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वो कह रहा है एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी दक्षता क्या होती है। दक्षता यानी उसकी जो क्षमता है, पावर है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। आप बताइए अपनी आंख में कौन सा लेंस होता है? अपनी आंख में एक उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। तो आप तो अपनी आंख पे ले लेते हैं और अपन पानी के अंदर चले जाते हैं। मुझे बताइए अपन को वायु में अच्छा दिखेगा या पानी के अंदर अच्छा दिखेगा? तो जाहिर सी बात है हवा में अपन को अच्छा दिखेगा, पानी में कम दिखाई देगा। तो पानी के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, अपन को कम दिखाई देगा, मतलब उसकी दक्षता क्या, मतलब जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो सही आंसर क्या होगा उसका? ए ऑप्शन होगा, राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक जनरल प्रश्न है जो कि पूछा जा सकता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ध्यान रखिएगा, सूर्य ग्रहण एक विशेष घटना को करता है। कभी इसका मैं टॉपिक लेके आऊंगा तो कंप्लीट समझाऊंगा, फिलहाल तो आप इसका थोड़ा सा याद रखें आंसर। सही आंसर इसका क्या होगा? अमावस्या के दिन ये घटना घटती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी से यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण नियम पर पूरी तरह से आधारित है ये प्रश्न है, थोड़ा समझे। एच ऊंचाई के एक मीनार से जब एम द्रव्यमान के पिंड को ऊपर से नीचे गिराया जाता है, तो एक समझिएगा, एक हाइट से है और एक एम द्रव्यमान का कोई पिंड है और उसको कितने हाइट से प्रश्न के अनुसार एच हाइट से कोई एक मीनार है, उसको उससे गिराया जा रहा है और उसका वजन कितना है? एम है। पृथ्वी की तल से h/3 ऊंचाई पर। मुझे बताइए ये अपना पूरी जो हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट प्रश्न के अनुसार जो गिवन है वो कितना है? h। और m इसका क्या है? मास है, वजन है, द्रव्यमान है, ठीक है। तो पृथ्वी तल से h/3, तो यहाँ से कितनी h/3, मतलब ये तो h/2 हो गया, ठीक है। तो अपन कुछ हिस्से पर इसका h/3 इसका 3 हिस्से करते हैं, 1 2, तो एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा अप्रोक्सीमेट अपन मान लेते हैं। यहाँ पर ये कितना हुआ? ये h/3 दूरी पे ऊंचाई पर गतिज और स्थितिज का अनुपात क्या कीजिए। अब एग्जाम में समय का बड़ा अनुबंध रहता है, तो अपन को इतना समय लेना नहीं है, तो थोड़ा सा समझे इसको। ये मैंने मान लिया ये पिंड ये ऊपर से इस जगह पर आ चुका है, तो इस P पोजीशन पर अपन को दोनों का निकालना है। मुझे बताइए अपना मेथड क्या कहता है, ये यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है, सुनना, कि जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही सूत्र कहता है। टोटल एनर्जी में तो अपन को पता है जब किसी पिन को ऊपर से नीचे गिराते तो उसका आंसर फिक्स आता है mgh, जो कभी नहीं बदलता। तो अपन तो इसको पहले से फिक्स कर दे, एक आंसर तो अपने पास ऑलरेडी है जो कभी चेंज नहीं होता। और एक अपन डायरेक्ट अपन को पता है कि जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है वो mgh होता है, लेकिन इसने कहा है कितना? h/3 पर। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? mgh की जगह क्या रख देंगे? h/3। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी को तो मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, इसकी जगह क्या लिख दूँ? mg और h लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? mgh। प्रश्न के अनुसार कितना है? h/3। तो यहाँ क्या रखेंगे? h/3। हुआ नहीं हुआ ये स्थितिज ऊर्जा। अब इसमें से आप क्या निकालो? काइनेटिक निकालो। तो मुझे बताओ काइनेटिक का आंसर क्या आ जाएगा? ये इधर चला जाएगा, mgh में से क्या घटा देंगे? mgh/3 को घटा देंगे। 3 एकम 3 और 1 गया, तो ये कितना हुआ आंसर?
2mgh/3। ये अपना आंसर हुआ काइनेटिक एनर्जी का, राइट है, ये अपना आंसर हुआ काइनेटिक एनर्जी का। अगर ये पूछता तो अपना सही आंसर ये हो जाता, ठीक है, लेकिन पर्सन ने तो अभी स्थितिज ऊर्जा भी पूछा है और उसका रेशियो पूछा है। तो चलते हैं स्थितिज ऊर्जा को लेकर। तो स्थितिज ऊर्जा को देखिए कैसे निकालते हैं। मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी तो mgh होती है, तो mgh पर्सन के अनुसार कितनी हाइट पे निकालना है, h/3, तो ये h/3 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया ये पोटेंशियल एनर्जी का। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, बहुत आसान है। पर्सन में ध्यान रखना, पहला नाम किसका है, गतिज का, फिर किसका है, स्थितिज का। तो पहले क्या लेंगे, काइनेटिक एनर्जी, फिर किसको लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। जब इसमें आप इसमें डिवाइड करोगे काइनेटिक एनर्जी में, देखिए काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या है, 2mgh/3, और इसमें कितना है, mgh/3। तो आप देखो ये डायरेक्ट कट गया, तो सही आंसर कितना हुआ, 2:1। तो अपना आंसर क्या होगा, 2:1। एक ही, आप थोड़ा समय का ध्यान रखें, बहुत आसानी से हो जाएगा। इतना इजी पर्सन है कि आप इससे काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, इस जगह पर इसका वेलोसिटी भी मेजरमेंट कर सकते हैं, पोटेंशियल भी ज्ञात कर सकते हैं, और उसका रेशियो भी ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखना टोटल एनर्जी फिक्स होती है mgh। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। चलते हैं पेपर फर्स्ट का पर्सन नंबर 12, और वो आपके सामने है। देखते हैं, वस्तु A, B और C के त्वरण में सही विकल्प को चयन करना है। एक वस्तु 2 kg की है, एक 5 kg की और एक 15 kg की है। उसको 60 न्यूटन की फोर्स की सहायता से एक खींचा जा रहा है। पूछ रहा है इनके त्वरण में क्या रिलेशनशिप होगा, किसका ज़्यादा होगा, A का होगा या B का होगा या फिर C का होगा। मुझे ये बताइए, अगर ये अपन ट्रेन का इंजन का डब्बा मान लें और ये बाकी ट्रेन की बोगियां मान लें, तो क्या ऐसा होगा कि ट्रेन का इंजन की स्पीड अलग होगी, बोगियों की स्पीड अलग अलग होगी? नहीं होगा ना। जितना इसका स्पीड होगा उतना ही उनका स्पीड होगा। इसका मतलब जो त्वरण इसका होगा वही त्वरण अगले का होगा, और वही त्वरण उसके पीछे का होगा। मतलब त्वरण में कोई भी चेंजेबल नहीं आएगा। जब भी इस टाइप का पर्सन आए, चाहे इसके नीचे पुली दे दे, चाहे साइड में पुली दे दे, चाहे किसी भी प्रकार का पर्सन आ जाए, उसका ए हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो सही आंसर ए रहेगा। चलते हैं अगले पर्सन की ओर। पेपर फर्स्ट, क्वेश्चन पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। एक बहुत बढ़िया पर्सन है, थोड़ा सा कंसेप्ट है इस पर्सन में, गलतियां ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें पर्सन में। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम से द्वितीय उत्तेजित अवस्था में ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। बहुत आसान पर्सन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है, ट्विस्ट बढ़ दिया। वो थोड़ा सा वो क्या है, इसमें नाम का ध्यान रखिए, उत्तेजित डाल दिए। तो सबसे पहले ये क्लियर करता हूँ ये क्या चीज़ है। देखिए ये कक्षाएं होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के तौर पर देखा जाए तो इसको मूल अवस्था बोलते हैं। कौन से बोलते हैं, मूल अवस्था। ये प्रथम उत्तेजित होती है, क्या बोलते हैं इसको, प्रथम उत्तेजित। इसको क्या बोलेंगे अपन, द्वितीय उत्तेजित। ठीक है, ये n1 बराबर, अब देखिए 1 पर हो गया, ये n2 बराबर 2 पर हो गया, ये n3 बराबर 3 पे हो गया। अब इसमें देखो प्रथम की जगह पर कौन आ गया, 2 आ गया। द्वितीय की जगह पर कितना आ गया, 3 आ गया। स्टूडेंट गलती क्या करता है, प्रथम की जगह 1 रख लेता है, द्वितीय की जगह 2 रख लेता है, जो इसकी सबसे बड़ी गलती होती है। अब पर्सन देखिए, उसने एनर्जी का अनुपात पूछा है अवस्थाओं में ऊर्जाओं का, तो फॉर्मूला क्या कहता है एनर्जी का, En बराबर माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि एक कांस्टेंट टर्म है। और ये अपन फॉर्मूले की बात करेंगे तो जेड स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, एन स्क्वायर, इसका आंसर होता है। इसके हिसाब से देखो, ये तो हाइड्रोजन का हो गया, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो इसका क्या रिलेशन हुआ है एनर्जी का, मुझे बताइए। तो ई जो एनर्जी है, ठीक है, एन कक्षा के लिए, तो क्या एनर्जी में क्या कनेक्शन हुआ, 1 अपॉन क्या हुआ, एन स्क्वायर। बताओ ये संबंध हुआ नहीं हुआ इसमें, राइट है, 1 अपॉन एन स्क्वायर। ये कहाँ गया, ये कांस्टेंट है, ये जेड 1 हो गया, तो इसमें एन स्क्वायर के कनेक्शन हुआ। अब मैं इसको अनुपात में लिखूं तो यहाँ लिख देता हूँ अनुपात, तो पर्सन के अनुसार लिखता हूँ। क्या लिख रखा है, द्वितीय से, प्रथम से किसमें आ रहा है, द्वितीय। तो प्रथम देखिए, पहले तो मैं ई बटा ई लिखूंगा, सुनना, पहला क्या नाम है, प्रथम, फिर द्वितीय। यहाँ प्रथम उत्तेजित का नंबर कितना आ रहा है, 2, और द्वितीय उत्तेजित का नंबर कितना है, 3। तो मुझे बताइए प्रथम की जगह कितना लिखा जाएगा, 2, यहाँ कितना लिखा जाएगा, 3। अब इक्वल देखिए क्या लिखेंगे, जो फिजिक्स में नियम होता है, जो व्युत्क्रमानुपाती में होता है, उसका रेशियो उल्टा लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाएगा, n2 बटा n1, यानी देखो सामने n लिखूंगा
मतलब 2 के सामने 3 आएगा और 3 के सामने क्या आएगा, 2 आएगा, और साथ में क्या आएगा, स्क्वायर है, तो स्क्वायर की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। ये लीजिए स्क्वायर, बहुत आसान काम है। अब n3 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे कितना है, 2 है, उसका स्क्वायर, तो कितना हो गया, 9/4। तो सही आंसर कितना होगा, 9/4 होगा, राइट। बहुत आसान प्रश्न था, थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए। इसमें गलती होने का चांस क्या होता है, उत्तेजित कक्षाओं का होता है, क्रम संख्या अपन गलत मान लेते हैं और जल्दी से गलती होता है, और वो ऑप्शन में भी आंसर आपको दिया हुआ है गलत वाला, तो थोड़ा उसका ध्यान रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपके सामने है पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, ताप बढ़ाने पर द्रव्य की श्यानता, द्रव्य की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो बढ़ती है या फिर घटती है। श्यानता एक द्रव में जिस प्रकार ठोसों में स्पर्श के तौर पर घर्षण बल लगता है जो कि उसको रुकावट करता है, उसी प्रकार ये द्रवों में लगता है। किस में लगता है, द्रवों में। और हमेशा ध्यान रखना, उनको टेम्परेचर देने पर उनकी ये जो श्यानता है वो चीज़ क्या हो जाती है, घट जाती है। श्यानता क्या हो जाती है, घट जाती है। लेकिन एक विशेष ध्यान रखना, अगर ये गैस होता, ठीक है, क्या होता, गैस होता, तो क्या हो जाता, तो गैस में ये क्या चीज होती है, हो जाती है, बढ़ जाती है, जबकि द्रव में ये क्या चीज होती है, घट जाती है, राइट है। अगर ठोसों में पूछता तो ठोसों में ये होता ही नहीं है, ठोसों के लिए इसका मान तो इक्वल 0 के होता, क्योंकि ठोसों में ये नहीं होता, घर्षण बल होता है। कौन होता है, घर्षण बल। लगाए गए बल के हमेशा कौन सी दिशा में लगते हैं, विपरीत दिशा में लगते हैं, ये ध्यान रखना। तो श्यान बल क्या होगा, द्रव्य के लिए घटेगा, अगर यहाँ प्रश्न में गैस होता तो क्या होता, बढ़ेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किस श्रेणी को मानव के द्वारा देखा जा सकता है, ये प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, जिसकी लैंग्वेज को चेंज किया गया है। तो मानव द्वारा देखा जा सकता है, तो मानव का तो विशेष अपन सूर्य के प्रकाश को देख सकते हैं। सूर्य का प्रकाश का वेवलेंथ कितना होता है, अपन पढ़ते हैं कितना, 4000 से 4000 एंगस्ट्रॉन से कितना होता है, 7000 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। ये सूर्य के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, इसको अपन आसानी से देख सकते हैं। याद कीजिए, आपने अगर स्कूल में थ्योरी में कहीं पे पढ़ा होगा, तो लाइमन के बाद में जब अगली श्रेणी आती है बामर, उस बामर का तरंगदैर्घ्य यही होता है, और बामर का तरंगदैर्घ्य है, तो मतलब ये सूर्य का प्रकाश है जिसको अपन देख सकते हैं। तो मानव के द्वारा कौन सी श्रेणी देखी जा सकती है, बामर श्रेणी को देखी जा सकती है, राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की। चलो, अपने मॉडल पेपर का फर्स्ट पेपर का ये 16 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। एक बहुत बढ़िया प्रश्न है और कुछ ही सेकंड में इसको खत्म कर सकते हैं। मैं आप मान के चलिए 5 सेकंड में आंसर होगा इसका, सिर्फ 5 सेकंड, वो भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। एमीटर का फटैंक क्या होगा, सबसे पहले आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आप इसमें ये रेजिस्टेंस काउंट कर लें, जिसमें ये थोड़ा अलग ही टाइप का दे रखा है। तो देखिए 2 यानी 1 2 3 4 और 5, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा यूं करके देखेंगे तो एक व्हीट स्टोन बनेगा। क्या बनेगा, व्हीट स्टोन बनेगा। आपको पता है व्हीट स्टोन में बीच, जब वो बैलेंस पॉइंट पर होता है तो बीच वाले में करंट का मान कितना रहता है, 0 रहता है। कितना रहता है, संतुलन की अवस्था में बीच वाले में करंट क्या रहता है, 0, और ये बीच में आ गया। किस में आ गया, व्हीट स्टोन दिखते ही और ये बीच में दिखते ही आंसर क्या लगा देना आप, तो 0 लगाना, उसमें करंट जाता ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, 0। इसके साथ एक प्रश्न और बताता हूँ, वो आपसे ये पूछेगा इसका रेजिस्टेंस कितना है, कितना है, आपसे इसमें प्रतिरोध पूछे तो एक सबसे मजेदार चीज क्या है, अगर दो सब दिख रहा है, इसमें 2 है, ठीक है, 2, तो जहां तक 5 प्रतिरोधों से व्हीट स्टोन तैयार होता है, 1 2 3 4 और 5, तो इस पूरे का आंसर 2 आएगा, पूरे का आंसर 2 ही आएगा। अगर मैं इसके 4 4 4 दे दूंगा तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। 5 5 दे दिया तो 5 आएगा, R दे दिया तो आंसर R आएगा। इस पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस पूछे तो कितना आएगा, इस यहाँ तक तो व्हीट स्टोन है ना, तो इसका आंसर तो कितना हुआ, 2 इसके बगल में लग रहा है, कितने में आंसर, 4 ओम। तो अपना आंसर क्या होगा, 4 ओम। कहीं कैलकुलेशन नहीं करना है, 5 सेकेंड में आंसर खत्म। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन पेपर फर्स्ट का 17 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 2 क्वेश्चंस हैं, 17 और 18 थर्मोडायनेमिक्स से लिए हुए हैं और अच्छे प्रश्न है। अब थोड़ा कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा, ध्यान रखिए। ऊष्मागतिकी के किस प्रक्रम में कार्य का मान अधिकतम होता है। आपके पास 4 प्रक्रम है, समतापी है, समदाबी है, ठीक है, और समायतनी, और कौन सा है, रुद्धोष्म प्रक्रम है। देखिए समायतनी प्रक्रम क्या होता है, जब इसमें क्या, समतापीय प्रक्रम में ताप को नियत रखा जाता है। जैसे ही ताप रखते हैं उसके आंतरिक ऊर्जा के मान में क्या आ जाती है, 0 हो जाता है, यानी आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाती है, ताप समान होने पर 0 हो जाता है। इसमें ताप समान होता है इसलिए आंतरिक ऊर्जा 0 हो जाती है। इसमें दाब समान रहता है,
ठीक है, इसकी चर्चा 2 मिनट बाद में करते हैं, पहले इसको देखते हैं। समायतनी प्रक्रम, आयतन समान होने की वजह से क्या होता है, इसमें कार्य को 0 देखने को मिलेगा। आपको थोड़ा थोड़ी पढ़ेंगे तब देखेंगे, तो इसमें कार्य का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। रुद्धोष्म प्रक्रम पढ़ेंगे तो उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, तो इसमें ऊष्मा ही 0 मिलेगी। क्या मिलेगी, ऊष्मा 0 मिलेगी, जिसको अपन dq के मान क्या मानेंगे, 0, इसको dw लिख सकते हैं। तो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, प्रथम नियम क्या कहता है कि dq बराबर होता है du प्लस dw। ठीक है, ये फर्स्ट थ्योरी कहती है ऊष्मा गतिकी की। आप देखिए किसी न किसी प्रक्रम में, इन तीनों प्रक्रमों में एक वैल्यू 0 हो रही है, एक में dw 0 हो रहा है, किसी में du 0 हो रहा है, किसी में dq 0 हो रहा है। एकमात्र समदाबी प्रक्रम है जिसमें तीनों ही 0 नहीं होते, तीनों ही 0 नहीं होते, मतलब मेजर कार्य किसका होगा, समदाबी का होगा। राइट, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक और ग्राफ से लेकर बहुत बढ़िया प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्राफ, ठीक है, ग्राफ रेखा समायतन को बताती है या समायतनी प्रक्रम को बताती है। 3-4 प्रक्रम आपके होते हैं। तो देखिए इसमें ग्राफ को पहले ये कंडीशन देखेंगे किसके मध्य ग्राफ दिया गया है, P और T, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ दिया गया है। देखिए आइडियल गैस समीकरण क्या कहता है, PV बराबर nRT, एक गैस समीकरण होता है अपना, PV बराबर क्या होता है, nRT। तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे अपन क्या ये ग्राफ खींचेंगे इन दोनों के बीच में, P और T का मध्य, देखिए इस लाइन के ऊपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, अगर इस लाइन के ऊपर क्या रहेगा, प्रेशर। तुम इस लाइन को खींच दिया तो ये समदाबी की हुई, किसकी हुई, समदाबी की। अगर मैंने इस लाइन को मेजर फिक्स करके खींच दिया तो ये देखो टेम्परेचर फिक्स कर दिया, तो ये समतापी का हुआ, हुआ नहीं हुआ। अब प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है, इन दोनों के बीच का ग्राफ एकदम स्ट्रेट कब जाएगा, जब आयतन नियत हो जाएगा। ध्यान रखना nR कांस्टेंट है, तो P और T अगर मान लीजिए कि ये पूरा कांस्टेंट समानुपाती में चला जाए, P और T, तो किसको V को कांस्टेंट होना पड़ेगा, तो ये हो गया समायतनी प्रक्रम के लिए। राइट, और रुद्धोष्म हमेशा उसमें गामा का प्रॉब्लम रहता है, तो वो हमेशा परवलयकारी होता है, तो इस टाइप पे आता है। तो ये लाइन तो हुई समदाबी, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, ये हुई समतापी, बीच वाली क्या हुई, समायतनी, ये क्या हुई, रुद्धोष्म हुई। तो प्रश्न ने कौन सा पूछा, समायतनी, तो सही आंसर कौन सा होगा, बीच वाली लाइन, मतलब नंबर 2 सही होगा। तो अपना आंसर कौन सा होगा, बी होगा। राइट, तो ये है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है इस प्रश्न की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर, जो कि आपके सामने है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान के बारे में बताना है कि विभिन्न ग्रहों पर, ऑप्शन दे रखा है, विभिन्न ग्रहों पर अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। चंद्रमा पर 1/6 होता है, विश्व के हर जगह एक समान होता है, पृथ्वी के ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। थोड़ा सा प्रश्न को थोड़ा ढंग से, मतलब अच्छे से पढ़े कि जी पूछा गया है, जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 होता है, जो कि स्थिर है पूरी तरह से। मजे की बात क्या है और समझने की वाली चीज क्या है कि इसका मान आप चंद्रमा पे चले जाइए, बृहस्पति पे चले जाइए, मंगल पे चले जाइए, शनि पे चली जाइए, ठीक है, पृथ्वी के किसी भी कोने पर घूम के आ जाइए, सब जगह क्या मिलता है, स्थिर मिलता है। ठीक है, ये पर्सन बनाया गया है स्मॉल जी के आधार पर, वो चेंज होता है, कैपिटल जी कभी नहीं बदलता। बदलने वाली चीज होती है स्मॉल जी, जो चंद्रमा पे अलग होता है, ध्रुवों पे अलग होता है। ये मानते हैं कि ध्रुवों पे सर्वाधिक होता है, लेकिन जी कभी नहीं बदलता। पर्सन जी को लेकर है तो सभी जगह कांस्टेंट रहेगा, तो विभिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन में ये है, तो अपना सही आंसर कौन सा होगा, विश्व में हर जगह एक समान देखने को मिलेगा, तो सही आंसर कौन सा हुआ, सी हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक सेमीकंडक्टर से प्रश्न नहीं है, बहुत बढ़िया है, तो और मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में आपको मिलेगा। ये नहीं मिलेगा तो इसका एक और भाई है, वो भी है, वो मिल सकता है, उसको भी चर्चा करते हैं। ओबेनिस्ट उत्सर्जक अभिविन्यास प्रवर्धक, ठीक है, एक प्रकार का एम्पलीफायर होता है, ट्रांजिस्टर होता है, जो कि एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर होता है, इसको ऐसा कहते हैं। इनपुट और आउटपुट, निवेशी और निर्गत वोल्टा के मध्य का क्या बताना है, कलांतर बताना है। देखिए एक छोटी सी चीज है, आप राइट डाउन कर लेना कि अपने पढ़ा है एक कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर के बारे में पढ़ा है। ये क्या करता है, इसमें इनपुट करना होता है ऐसे सिग्नल, ऐसे, ठीक है, ये इनपुट किया आपने, ठीक है, इनपुट सिग्नल किया, ये एम्पलीफायर होता है। ये क्या करता है, इसको एम्पलीफाई तो करता ही करता है, लेकिन इस प्रकार से करता है, ये आउटपुट सिग्नल आता है।
मुझे बताइए इसका जस्ट अपोजिट आंसर है कि नहीं है ये सिग्नल ऐसा है तो इसका अपोजिट हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब इसका जो इसके बीच में जो एंगल आया वो जो चेंज हो के आया रिवर्स में हो के आया, तो इसका फाई कितना आया 180 आया। तो सही आंसर कौन सा होगा 180 रहेगा। ये भी ध्यान रखें कि अगर यहाँ पर उत्सर्जक के आधार पर क्या होता आधार होता, कौन सा वाला होता आधार वाला होता, तो आधार क्या करता है आधार अपना रिजल्ट ऐसा निकालता है। अगर फिर वहां पर आप उनको सीबी काम में लेना पड़ेगा, कौन सा काम में लेना पड़ेगा सीबी, तो उसमें क्या करना है आप लोगों को, उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें ये ध्यान रखना है इस प्रकार से राइट। उसका जो एंगल आएगा कितना डिग्री आएगा 0 आएगा, एंगल कितना आएगा 0 आएगा। एक विषय ध्यान रखना टाइम पीरियड कभी भी चेंज नहीं होता। आप मुझे बताइए एक मोबाइल में 5 मिनट का गाना सुनते हैं, वही आप डीजे की मशीन में 5 मिनट का गाना सुनते हैं, केवल वॉल्यूम बढ़ती है, उसका समय कांस्टेंट रहता है। इसलिए ध्यान रखना इसमें समय नहीं बदलता है, सिर्फ बदलता है तो उसका वॉल्यूम बदलता है। एक सिमिलर होता है, आधार दे दे तो 0 आएगा और उत्सर्जक दे दे तो 180 आएगा। अपना क्वेश्चन पेपर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे पहले इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कितना अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।